नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लोगों की बहुत बड़ी मांग पर कि एलटी पेडागोगी के नए टॉपिक की वीडियोस कब आने लगेंगी, तो अब शुरुआत हो गई है उन नए टॉपिक्स की। नए टॉपिक्स में मतलब है कि पुराने टॉपिक्स भी जिन्होंने नहीं देखे वो सब नए ही हैं, लेकिन नए का मतलब है जो सिलेबस में पहले मेंशन नहीं था और अब मेंशन किया गया है। और इधर देखेंगे कि वर्ष 2014 के बाद जो परिवर्तन लगातार भारत में देखे जा रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हों या स्वास्थ्य से संबंधित हों, उन सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के जो प्रयास भारत सरकार द्वारा किए गए हैं उन सभी योजनाओं को इस सिलेबस में फोकस में रखा गया है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि 2014 के बाद भारत में 2014 में अक्टूबर महीने में मानसिक स्वास्थ्य नीति घोषित की गई। तो ये मानसिक स्वास्थ्य नीति घोषित करने के बाद 2017 में एक अधिनियम आया जिसको कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। यही प्रश्न आपसे बनेंगे, पर इनकी बात करने से पहले जरा हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो टॉपिक लिखा गया है वो क्या है। तो पहली बात कि ये बाल मनोविज्ञान वाला जो यूनिट 2 है, जिसका नाम हमने बाल मनोविज्ञान रखा है, हालांकि आयोग ने बिना नाम की यूनिट दे दी है। तो ये इतनी नैतिक जिम्मेदारी जो आयोग की होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं निभाई, पर हमने निभाई है आपके साथ कि हमने सभी यूनिट्स को अलग अलग नाम दिए हैं और वो यूनिट्स किस तरह से अलग हैं उनकी बात पिछली वीडियोस में मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, तो आप उसे देख लें। हालांकि कई लोग ये हमारा ऐप कहाँ मिल रहा है इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, तो उन लोगों को भी बताएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां हमने सिलेबस को जो ट्रांसलेट कर रखा है, सिलेबस का जो भावानुवाद कर रखा है वो भी वहां उपलब्ध है, और कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी ऐप पर डले हुए हैं वो भी है। आज हम बात करते हैं यूनिट 2 यानी जिसको बाल मनोविज्ञान हमने नाम दिया, उसमें टॉपिक 7 की। और टॉपिक 7 से पहले जितने टॉपिक दिए गए हैं हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और टॉपिक 7 का नाम है मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन। और मेंटल हेल्थ और हाइजीन ये 21वीं शताब्दी की बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। तो इसी समस्या को क्लासरूम में कैसे निपटा जाए, हमारे टीचर्स को कैसे मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाए और हाइजीन को कैसे उसमें शामिल किया जाए, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम कैसे देखेंगे, जरा समझें इस बात को। तो हम इसमें एक तो देखेंगे कि ये जो स्वास्थ्य है, क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा गया है जो हेल्थ है, यहां लिखा गया मानसिक स्वास्थ्य। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम स्वास्थ्य को समझें कि ये स्वास्थ्य क्या होता है। तो एक है स्वास्थ्य और दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। तो एक हम करेंगे व्हाट इज हेल्थ और दूसरा करेंगे हम ये व्हाट इज मेंटल हेल्थ। तो स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में हम देखिए विस्तार से आयुर्वेद में या जो परंपरा चलती है परंपराओं के अनुसार विस्तार से अध्ययन तो नहीं करेंगे, लेकिन एलटी में जिस प्रकार का सिलेबस विस्तृत करके दिया गया है उसमें संक्षिप्त क्या निचोड़ कर लिखा समझा जा सकता है उसकी बात करेंगे। तो देखें, एक स्वास्थ्य क्या है, एक मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है इसे समझ लेंगे, और एक कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य है आखिर किन चीजों से प्रभावित होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, ये मानसिक स्वास्थ्य मैंने लिखा है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू मेंटल हेल्थ ऐसा कहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो उसे प्रभावित करते हैं, ये इनकी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम पेडागोगी के अकॉर्डिंग इसे समझ रहे हैं। और एक बात करेंगे कि भारत में इससे संबंधित क्या कोई कानून है, भारत में प्रमुख कानून, इसकी बात करेंगे, और यही हमारे लिए फैक्चुअल फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक को उस रूप में जैसे ये एग्जाम में फैक्चुअल हो सकता है, हमारे पास कहीं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ये चैलेंज रहेगा कि जो चीजें उपलब्ध हैं, जैसे सीबीएसई ने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है करीब 30 पेज से ज्यादा का मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। जब कोविड का दौर था, उस कोविड के दौर के बाद उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को विशेष रूप से फोकस किया, मेंटल हेल्थ आफ्टर कोविड, इस बात को लेकर के। और बहुत सारे प्रसंग उसमें उठाए गए हैं मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए, और स्कूल्स में विभिन्न प्रकार की जो 8 गतिविधियां कराई जा सकती हैं उन सब की बात उसमें विस्तार से की गई है। हालांकि विभिन्न
यूनिवर्सिटीज में भी इस पर कोर्सेज चलाए जाते हैं, ड्यूरिंग बीएड भी इसे पढ़ाया जाता है। ये होम साइंस का भी एक पार्ट है और योगा का भी एक हिस्सा है। लेकिन एलटी पेडागोगी के एग्जाम को लेकर के कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, हमें उन्हें फोकस करना है। तो वो क्या हो सकती हैं, उनमें एक तो मैं ये कह रहा हूं कि हम भारत में जो इसके प्रमुख कानून हैं उसकी बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे हम अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड। और ये उसमें टॉपिक दिया गया है हमारे सिलेबस में, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड। ये क्या हो सकते हैं मानदंड, मतलब वो फैक्टर्स, वो मेजर्स कौन से होंगे जिसको हम कहेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य, इस व्यक्ति का XYZ व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, कैसे निर्धारित करें, वो कौन सी बातें होंगी, इसकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेडागोगी को लेकर के है और जिस वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना है, ये कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षक की भूमिका, इसे पढ़ेंगे, शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका यदि हम जानना चाहें तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम ये जानें कि स्वास्थ्य क्या होता है। और स्वास्थ्य क्या होता है यदि जाने, एक तो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति और एक है परंपरागत चिकित्सा पद्धति जो भारत की हुआ करती थी, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद से भी पहले जो हमारे उपचार परंपरा से, उपचार से अलग स्वस्थ रहने की जो परंपरा थी, उसको कहते थे योग। तो योग और उपचार, ये दो तरह की बातें हैं। तो भारत और पश्चिम में इसको लेकर के अलग अलग तरह के विचार प्रचलित हैं, क्योंकि पश्चिम में आधुनिक चिकित्सा जो ये एलोपैथिक है, उसके माध्यम से व्यक्ति के उपचार की बात की जाती है। लेकिन भारत की जरा प्राचीन परंपरा की ओर लौट करके देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारे यहाँ आयुर्वेद है, उसे हम स्वास्थ्य के उपचार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। पर यह आयुर्वेद भी अपने आप में वेदों की ही एक व्याख्या है, और उसमें से अथर्ववेद की ये व्याख्या है, या अथर्ववेद का ही विस्तार है, अथर्ववेद का। और जब हम शतपथ ब्राह्मण में देखते हैं, ये कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर मैं आपको इसकी भूमिका बता रहा हूं। ये शतपथ ब्राह्मण में एक जगह लिखा है, ये अथर्वा का मीनिंग क्या होता है। अथर्वा, ये अथर्ववेद, चूंकि हमारे वेद का मतलब विद्या, अथर्वा की विद्या, इसका ऐसा अर्थ बनाया जाएगा। तो ऐसी विद्या जो अथर्वा से संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण में अथर्वा का मीनिंग बताया गया है, और अथर्वा का मतलब वहां कहा गया है प्राण। तो ये जो सेंस है, जो प्राण है, जो चेतना है मनुष्य के भीतर, उसके उपचार की विद्या हमारे यहाँ जो मौजूद है, वो अथर्ववेद से प्रेरित है, और उसी से विकसित हुआ क्या, आयुर्वेद। तो अब चूंकि हम ऐसे पढ़ रहे हैं और हम एक अवेयर शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बनने जा रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा, क्योंकि ये भारत की प्राचीन परंपरा है, तो हमसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस वेद का उपांग ये आयुर्वेद है, यानी किस वेद का हिस्सा है। आयुर्वेद जो हिस्सा है वो अथर्ववेद का है। आप तो जानते ही है ना कि पहला वेद हमारा ऋग्वेद, दूसरा वेद सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, और यजुर्वेद, और अथर्ववेद चौथा अथर्ववेद, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उस चौथे अथर्ववेद का हिस्सा है ये आयुर्वेद। और आयुर्वेद में जो इसकी व्याख्या की गई वो प्राणों को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला कार्य। हमारे प्राण, हमारी चेतना, हमारा सेंस बहुत अच्छा सोच सके, हम अच्छा कर सकें, इसी को हम बेहतर मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो जब हम स्वास्थ्य के विषय में जा रहे हैं तो भारतीय परंपरा तो ये है, लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि वाकई में इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, भारतीय परंपरा प्राणों के बेहतर पोषण को कहती है क्या, ये कहती है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य की जब आप बात करते हैं तो आपको यह समझना होता है कि आखिर वर्तमान में सबसे बड़ी संस्था विश्व की जो स्वास्थ्य के संरक्षण को लेकर के कार्य करती है, उसका नाम है WHO। तो WHO ने 2005 में एक परिभाषा दी है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है,
असल में स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया तो उसी में मानसिक स्वास्थ्य निकल करके आता है। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है और ये स्वास्थ्य क्या होता है डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हमने एक बार समझ लिया, पूरे इस चैप्टर को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। और वो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा व्यक्ति, देखिए मैं पूरे स्वास्थ्य को परिभाषित कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी क्षमताओं का एहसास हो, हम कितने कैपेबल हैं यदि हम ऐसा जाने, तो ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी क्षमताओं का एहसास हो तथा वह सामान्य तनावों का सामना कर सकता हो। किन तनावों का? जो सामान्य तनाव है, तथा वह सामान्य तनावों का सामना कर सकता हो। उसके अलावा भी लिखा है क्या? सामना कर सकता हो। क्या? दो बातें तो स्पष्ट हो गई। क्या? एक तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानता हो और दूसरा वह सामान्य तनावों को झेल सकता हो, उनका सामना कर सकता हो। दो बातें, लेकिन यही खत्म नहीं हुई परिभाषा और है, वह लाभकारी और उपयोगी काम कर सकता हो। वह लाभकारी जो बेनिफिशियल हैं और जो उपयोगी हैं तथा उपयोगी काम कर सकता हो। उपयोगी, हमने विस्तार से पहले ना उपयोगितावाद को समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने आपको बताया है, जहां हमने बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ा है, वहां हमने इसको कहा क्या कि ये जो उपयोगितावाद होता है उसी ने बाल केंद्रित शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किया और वो एक मूल प्रेरणा का आधार बना, यानी हम उससे इंस्पायर्ड हैं। तो व्यक्ति वह जो लाभकारी तथा उपयोगी काम कर सकता हो, ये पूरे चैप्टर का आधार बनेगा हमें समझने के लिए। एक तो ये, और इसके साथ ही क्या, ये आखिरी बात है, ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही वो क्या कर सकता हो? वह समाज या समुदाय के प्रति योगदान कर सकता हो। क्या? समाज या समुदाय के प्रति, देखें, या समुदाय, कम्युनिटी के लिए सैक्रिफाइस कर सकता हो या कोई योगदान दे सकता हो, समुदाय के प्रति योगदान दे सकता हो। अब इतनी बातें महत्वपूर्ण हो गई, दे सकता हो। क्या क्या चार बातें क्या हैं इसमें चार बातें हैं कि एक तो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अंदाज हो कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, उससे जाने, और जो सामान्य तनाव जीवन में आते हैं उनका वो सामना कर ले। मतलब गुस्से का आ जाना, नाराजगी का हो जाना, उदासी का छा जाना, फेल हो जाने पर अपने आप को संभालना, ईर्ष्या हो जाने पर मन को कंट्रोल कर लेना, ये क्या है? सामान्य तनाव है। सामान्य तनावों को संभालने की क्षमता है, तो उन सामान्य तनावों का सामना कर सकता हो। उसके अलावा लाभकारी और उपयोगी काम कर सकता हो और उसके अलावा समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। ये डब्ल्यूएचओ की परिभाषा है। अच्छा, जब आप एक बात भारतीय परंपरा में देखेंगे, पिछली बार भी हमने उसकी चर्चा की थी, लेकिन उसका रिवीजन करते हुए मैं ये आपको कह रहा हूं, महर्षि सुश्रुत हमारे यहां हुए, महर्षि सुश्रुत, और महर्षि सुश्रुत ने एक बात कही। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था सुश्रुत संहिता, और उसमें उन्होंने कहा कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इत्याभिधीयते। हो सकता है किसी की संस्कृत ना हो, पर मैं इसको सरल भाषा में आपको यूं कहता हूं। उसकी आखिरी लाइन में कहा गया है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थम इत्याभिधीयते, यानी जिसका मन प्रसन्न है, आत्मा संतुष्ट है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन है और इंद्रियां संतुष्ट हैं, वह स्वस्थ है। यानी ये बात करता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
और भावनात्मक रूप से जो व्यक्ति बहुत संतुलित है, असल में वही स्वस्थ है। तो हमारी चेतना को जो संयत रखे वो अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। तो ये महर्षि सुश्रुत ने कहा, मतलब सुश्रुत संहिता को हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में माना जाता है। अब दो तीन बातें निकल करके आई। एक तो ये आई थी इससे पहले, क्या अथर्ववेद से प्रेरित है आयुर्वेद, और आयुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में अथर्व को प्राण कहा गया है, और प्राणों के संरक्षण की परंपरा को हम क्या कहते हैं, उपचार या ये स्वास्थ्य का विज्ञान समझते हैं। अब यहां हम कह रहे हैं कि WHO ने अपनी परिभाषा में इतनी बातें कही। जब हम ये समझें कि किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास कब होगा, असल में जब हम शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको विवेकानंद की परिभाषा कही थी पिछली बार, तो कहा था, विवेकानंद ने कहा कि व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को उजागर करना या उद्घाटित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो असल में हर मनुष्य विभिन्न क्षमताओं से भरा हुआ है, और उन विभिन्न क्षमताओं में से किन्हीं किन्हीं क्षमताओं को जान करके उनको बाहर निकालने की कोशिश ये शिक्षा करती है, और शिक्षा का काम ही यही है। और इस शिक्षा का एक माध्यम होता है शिक्षक। क्या कह रहा हूं, एक माध्यम होता है शिक्षक, यानी एकमात्र माध्यम नहीं होता है। शिक्षा के विभिन्न स्रोत हैं, उनमें से शिक्षक के माध्यम से भी उसे शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण में भी शिक्षक की भूमिका है। इसे आखिर में इसीलिए दिया गया है कि शिक्षक की भूमिका क्या है, पर उसे जानने से पहले हमें क्या जानना होगा, ये जानना होगा कि जो WHO ने ये बात कही और ये मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, तो ये मन क्या है और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसे समझना पड़ेगा। ये परिभाषा जो है ये स्वास्थ्य की है WHO के अनुसार। तो ये चार बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। क्या, कि व्यक्ति को क्षमताओं का अंदाज हो, अपनी सामान्य तनावों का सामना कर सकता हो। ये पूछा नहीं जाएगा, नहीं पूछा। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें क्या क्या शामिल है, अगर ये फैक्चुअल फॉर्म में पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा WHO द्वारा स्वास्थ्य में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है। व्यक्ति का अपनी क्षमताओं को पहचानना, ए ऑप्शन, हाँ इंक्लूड है ये, व्यक्ति का अपनी क्षमताओं को पहचानना। दूसरा ऑप्शन सामान्य तनावों का सामना करना, और तीसरा ऑप्शन लाभदायी व उपयोगी कार्य करना, और चौथा है स्वयं के लिए योगदान करना, या हम इसे कह सकते हैं स्वयं के लिए कंट्रीब्यूट करना। ऐसा तो स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए। ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया, तीन तो ठीक बोले और चौथा गलत हो गया। तो जब ऐसे ऑप्शन आए तो उसे पहचानना पड़ेगा कि कौन एक असत्य है। WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन एक कथन असत्य है, यह पहचानना पड़ेगा। यही ये कोताही हो सकती है और यही क्वेश्चन स्लिप हो सकता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो इस मानसिक स्वास्थ्य में हमें यह समझना होगा क्या, कि ये आखिर मन क्या चीज है। तो मन को लेकर के पश्चिम और भारत के दर्शनों में थोड़ा अंतर भी हो सकता है, पर आधुनिक मनोविज्ञान ये मानता है, आधुनिक मनोविज्ञान ने ये कहा कि हमारे सोचने समझने और अंदर की जो भावनाएं हैं, जिसको हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं, वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। एक तो है मस्तिष्क से संबंधित और दूसरा है हृदय यानी इमोशन से संबंधित। तो इमोशन और माइंड ये दोनों तरह से, दोनों चीजें जब मिल करके काम करती हैं, उसी का संयुक्त परिणाम क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, देखें असल में जब हमने पीछे हम पढ़ चुके हैं कौन सा चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ा चिंतन, बच्चों का सोचना और सीखना, एक चैप्टर जो अब दिया गया है। ये मैं आपको अगर सिलेबस उठा के दिखाऊं तो ये यूनिट 2 में टॉपिक 5 है, जिसमें बच्चों का सोचना और सीखना लिखा हुआ है, और हमने इस पर ऑलरेडी काम कर लिया है। तो बच्चों का सोचना सीखना पड़ेंगे, तो वही हमने बच्चों में चिंतन बताया है। चिंतन क्या होता है वो बहुत विस्तार से कहा है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये चीजें आपको मनोविज्ञान समझने में सहायक होंगी। ऑलरेडी वो ऐप पर है, अगर आप अभी भी नहीं देख पाए हैं तो उसे देख लें ये, और कम से कम इतना तो कर ही लें कि ऐप डाउनलोड करके वहां से फ्री में वो सिलेबस हिंदी में जो है उसे उसका उपयोग करें, क्योंकि हमने उसे इस तरह से ब्रेक कर दिया है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सजा करके आपको दे दिया है। लेकिन जब हम चिंतन की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि ये ऐसी मानसिक अवस्था है, मस्तिष्क का कार्य जो है ना, वही मस्तिष्क का जो कार्य है, मस्तिष्क का कार्य जो है वही चिंतन है।
मस्तिष्क का कार्य मतलब सोचना, यही सोचने को हम कहते हैं क्या, मस्तिष्क का काम। और ये सोचना हमारा हमेशा संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, हम कतई भी अस्थिर होकर न सोचें। हम क्रोध में, आवेश में, निराशा में, मद में, मद का मतलब हुआ नशे की अवस्था में बिल्कुल भी विचार न करें। हम बिल्कुल सामान्य अवस्था में विचार करें, सोचें, तो हम जो सोचेंगे वो अच्छा होगा। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य मतलब चिंतन की अच्छी दशा, ऐसा इसका मतलब हुआ, चिंतन की अच्छी दशा। और अच्छी का मतलब हुआ कि हम कुछ भी अस्थिर होकर के, इनबैलेंस होकर के नहीं काम करते हैं, नहीं विचार करते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, उसी को कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य की ये परिभाषा हुई। अच्छा, आपको ये तो ध्यान है, कई बार जैसे हम राह चलते चलते हैं, कोई भी राहगीर जब रास्ते में चलता हो और केले का छिलका सड़क पर पड़ा होता है और अचानक फिसल जाता है, फिसलने के बाद संभलने की कोशिश करने से पहले उसका एक काम होता है क्या, आसपास देखे कि उसको फिसलते हुए किसी ने देखा तो नहीं, और तब वो संभल लेता है। जब देखता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा तो उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती, पर जब देखता है कि किसी ने देखा तो उसे थोड़ा अफसोस सा होता है। अच्छा, ये बात तब और ज्यादा होती है कब, जब उस देखने वालों में कोई उसका परिचित होता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है। मैं आपको देखिए, हम लोग मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, इस छोटी सी घटना से हमें मनोविज्ञान निकालना है। ये मनोविज्ञान क्या कह रहा है, मनोविज्ञान व्यक्ति की 3 अवस्थाएं दिखा रहा है। एक, जब वो फिसला और उसे किसी ने नहीं देखा तो उसे फिसलने का कोई गम नहीं हुआ, और जब वो फिसला मगर किसी ने देखा तो थोड़ा उसे अफसोस हुआ कि देखो ये बड़ी इंसल्ट हो गई। लेकिन जब वो फिसला और उसे किसी अपने परिचित ने देखा तो उसे बड़ा अफसोस हो गया। क्या कह रहा हूं, इसका मतलब है हमारा मन छोटी छोटी घटनाओं पर हमारे विचारों को बदल देता है और ये विचार अस्थिर हो जाते हैं। तो वहां वो अपनी चोट को, अपने आप को संभालने की बजाय मुस्कुराने की कोशिश करता है। तो उसकी ये मुस्कुराहट क्या बताती है, चोट के बाद भी वो अपने विचारों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये घटना इसलिए बताई कि आपको ये बताना चाह रहा हूं, पल प्रतिपल हमारे मस्तिष्क में हैं। अचानक देखें, आपने देखा होगा अक्सर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते अचानक कोई झटका लगता है तो हम कुछ और सोचने लगते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं, और यही सोचना बहुत तरह से बाधित होता है। इसी को हम पढ़ेंगे आगे कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आखिर कारक कौन कौन से हैं जिनसे ये इस पर प्रभाव पड़ता है। किस पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी सोचने पर जो प्रभाव पड़ता है वो किन किन चीजों का पड़ता है। तो आप देखेंगे कि मानसिक जो चीजें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, एक चैप्टर हमने पीछे पढ़ा है, अब चीजें रिफर करते चलूंगा। क्या हमने पढ़ा है, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता में हमने पढ़ा कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, और पियाजे ने भी कहा कि हर व्यक्ति अलग तरह से सोच सकता है और वो कुछ कर सकता है। यानी हर व्यक्ति में अलग प्रकार की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। और हम चूंकि मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये समझना होगा कि हम जब शिक्षक के रूप में खड़े होते हैं बच्चों के सामने, तो हमें यह जानना होगा कि हर विद्यार्थी में अलग प्रकार की क्षमता है, ठीक। और ये क्षमता कहां से आ रही है, उसके माइंड से आ रही है। तभी आपने एक वो मुहावरा सुना है ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यानी मन पर नियंत्रण करने की क्षमता, यही मानसिक स्वास्थ्य है हमारे यहाँ। तो देखें कौन कौन सी चीजें इससे प्रभावित करती हैं। उस चैप्टर का जिक्र मैंने क्यों किया, व्यक्तिगत विभेद का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जिक्र क्यों किया, क्योंकि हमारे अंदर जैविक, बायोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं, ये जैविक, या इसे हम कहें शारीरिक, या इसे हम कहें आनुवांशिक। ये अब जिन्होंने आनुवांशिकता पहले से पढ़ा है उन्हें अच्छा लग रहा होगा ये जानने में, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से उन टॉपिक्स को देख चुके हैं, तो उन्हें ये सब चीजें जब रिफर की जाएंगी तो अच्छा लगेगा। ये आनुवांशिकता व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है आप जानते हैं ना। हम कई ऐसे डिसऑर्डर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं पहले से लेकर के आते हैं। जैसे सपोज करें कि कोई एक व्यक्ति जो अपने किशोरावस्था में है, तो
इस अवस्था में उसकी आंखों का रंग सफेद है, कत्थई है, ब्लैक है, अलग अलग प्रकार का किसी भी आंखों का रंग हो सकता है। आंखों का रंग किससे प्रभावित होता है? सीटेट में पूछा सवाल है और अलग अलग जगह पेडागोजी के प्रश्नों में पूछा हुआ है। आंखों का रंग हमारा हेरिडिटिकली प्रभावित होता है, यानी हमारी आनुवांशिकता से हमारे आंखों का रंग निर्धारित किया जाता है। सपोज करें किसी एक विद्यार्थी को उसकी क्लासरूम के बच्चे उसकी आंखों के रंग के कारण चिढ़ाते हों और उसका अपनी उस क्लास में अपने उन दोस्तों के बीच कतई मन न लगता हो, वो बड़ा दुखी होता हो, तो उस कारण उसकी पढ़ाई, उसके सोचने का तरीका, समाज को देखने का नजरिया प्रभावित होता है। तो अब ये जो आंखों का रंग है ये उसने तो नहीं बनाया, यानी ये उसमें जैविक रूप से, आनुवांशिक रूप से, हेरिडिटिकली इनबिल्ड है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता है, कभी कभी सोचने को। अच्छा, दूसरी तरह से हम क्यों उसको एडवर्स सोचें, हम थोड़ा पॉजिटिव होके, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हम थोड़ा पॉजिटिव होके सोचें। ऐसा सोचें कि किसी की आंखों का रंग बहुत सुंदर है, उसके बारे में लोगों का परसेप्शन, उसकी जो तारीफ है, और वो तारीफ बहुत बार सच्ची भी हो सकती है, लेकिन उस तारीफ के कारण एक बच्चा पूरी क्लास में हीरो बन जाता है। और ऐसा हो सकता है इस कारण उसका पढ़ाई से मन हट जाए। ऐसा हो सकता है। पढ़ाई से मन हटने का या अपने बारे में, उसको हिंदी में कहते हैं आत्ममुग्ध हो जाना, अपने बारे में सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो जाना, अगर उसके अंदर ये थॉट आ जाए तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। और ओवर कॉन्फिडेंस क्या व्यक्ति के फेल होने का कारण होता है, ये तो आप जानते ही हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो फेल हुआ। और ये ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आया? हमने एक छोटी सी घटना गिनी, क्या? उसकी आंखों का रंग जो बहुत सुंदर था, उसके साथ ही सब उसकी तारीफ करते थे। मैंने दोनों बातें आपको कही। हमारा सोचना, हमारा चिंतन, हमारा आगे बढ़ना, हमारा फेल हो जाना। आपने पीछे एक चैप्टर हमने अधिगम पढ़ा है, वहां पढ़ा था ना आपने लर्निंग गैप्स और ये लर्निंग प्लेट्यू पढ़े थे, यानी अधिगम के पठार। वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं छोटी छोटी चीजों से, यानी जो हमारी जैविक और शारीरिक और आनुवांशिक संरचना है, यहीं पर अब ये सब रेफर करके चीजें चलेंगे तो देखें शारीरिक रूप से भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्य क्षमता वाले दिव्यांगजन, यानी जिसके हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग में कोई विशेषता है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि दिव्यांगजन हमारे यहाँ आप शब्द प्रयोग हो रहा है उनके लिए, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम हमारे यहाँ 2016 में आया है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसके किसी अंग में कोई एक विशिष्टता है। जैसे कानों से सामान्य व्यक्ति की तरह सुनाई नहीं देता है, या आंखों से सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई नहीं देता, ऐसी कोई भी विशेषता मनुष्य के सोचने को प्रभावित करती है। तो वो जो व्यक्तिगत विभेद आपने पढ़े हैं ना, तो शारीरिक क्षमताओं हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति को, केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को ये जैविक और शारीरिक और आनुवांशिक चीजें ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसे प्रभावित करते हैं मनोवैज्ञानिक कारण भी। ये मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं? जैसे कोई बच्चा बचपन के खराब अनुभवों को लेकर के पैदा हुआ हो, बचपन के खराब अनुभव क्या हो, जैसे चौथी क्लास में या बचपन में किसी भी क्लास में मैथ्स के टीचर ने बहुत मारा क्योंकि उसे मैथ नहीं आती, तो जीवन में उसका परसेप्शन बन गया है मैथ को लेकर के, क्या मैथ अच्छा विषय नहीं होता। मैं मैथ तो एग्जाम्पल कह रहा हूं, कोई भी विषय हो सकता है। उस विषय को लेकर के वो हमेशा यही सोचा करता है कि ये विषय और इस विषय को पढ़ाने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो उसका परसेप्शन क्या है कि उसने ये परसेप्शन कहां से लिया? तो इसे कहते हैं प्रारंभिक जीवन के अनुभव कहेंगे, प्रारंभिक जीवन के अनुभव। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जीवन के अनुभव हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और एक और चीज होती है जो हमने वहां देखा था, जो व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ी, और पढ़ा क्या, ये बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बच्चे, यानी क्रिएटिव, और एक शब्द और हमारे यहाँ दिया गया है जिनको कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। तो गिफ्टेड चाइल्ड हो, क्रिएटिव चाइल्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, या
स्पेशल एबल्ड चाइल्ड हों यानी दिव्यांगताओं से हों, उनका अपने बारे में एक सेल्फ परसेप्शन होता है और उसी को हम कहते हैं आत्मसंप्रत्यय, हिंदी में कहते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी, यानी स्व संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट अबाउट सेल्फ जो होता है संप्रत्यय। तो ये अपना जो संप्रत्यय होता है, अपने बारे में जो धारणा होती है, वो भी व्यक्ति को प्रभावित करती है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, जैसे किसी बच्चे को लगता है कि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे साधारण बातों को समझने की जरूरत नहीं। एक दूसरा, किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि उसे तो कई बार पढ़ने के बाद भी कोई चीज आएगी ही नहीं। ये दो तरह के परसेप्शन हैं, और दोनों ही परसेप्शन कैसे हैं? दोनों ही नॉर्मल से हट करके हैं, और यही मानसिक स्वास्थ्य को, सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। एक और चीज देखें, कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं, ये पर्यावरणीय कारक होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? जैसे जो हमारे आसपास चीजें होती हैं, इसको अगर आप जानना चाहें तो इसे हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब भौतिक वातावरण। ये भौतिक वातावरण क्या है? भौतिक वातावरण मतलब जो हमारे आसपास फिजिकली अवेलेबल है। जैसे कुछ बच्चे समुद्र के पास रहते हैं, कुछ रेगिस्तान के पास रहते हैं, कुछ कूड़े के ढेर के पास रहते हैं, और कुछ व्यस्त सड़क चौराहे के पास रहते हैं, कोई वीरान जगहों पर रहता है, और कोई घने हरियाली के बीच रहता है। इन सब के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जो ये शोर शराबे के बीच रहता है, उसका सोचना बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो फिजिकल एटमॉस्फेयर है, ये हमारे सोचने को प्रभावित करता है। तो अब इसमें क्या कह रहा हूं आपको, हमारी जो प्राकृतिक स्थितियां हैं, नेचुरल स्टेजेस जो हैं, जहां हम रह रहे हैं, नेचुरल सर्कमस्टेंसेस भी कह सकते हैं उन्हें, ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं। ठीक, ये भौतिक मनोसामाजिक भी कह सकते हैं इसे, लेकिन सामाजिक में एक चीज और आता है, उसे दूसरे को हम कहते हैं सोशियो कल्चरल कहते हैं, और इसे हम हिंदी में कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक कैसे हो सकते हैं? देखो, हमारा सोचना हमारे समाज से भी प्रभावित होता है। जैसे सपोज करें कि एक हिंदी भाषी व्यक्ति का ट्रांसफर तमिलनाडु में हो जाता है, और वहां केवल तमिल बोली जाती है। एक बच्चा जो केवल हिंदी भाषी है, वो तमिलनाडु में या तो तमिल भाषा वाले स्कूल में और या इंग्लिश मीडियम में चला जाता है। दोनों भाषाओं के बीच उसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो उसे आती है वो वहां कोई बोलता नहीं, और जो वो बोल सकता है उसे वहां कोई समझता नहीं, यानी उसे कोई समझ नहीं पाएगा। तो कुछ दिनों तक वो इतना डिस्टर्ब रहता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं, उसको कोई समझने वाला नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे सामाजिक सांस्कृतिक में, जैसे एक चीज होती है लैंग्वेज, भाषा, और दूसरी क्या होती है, हमारा जो धर्म होता है, हमारी जो जाति होती है, वो भी हमें, जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था, अंबेडकर को इतना बढ़िया, इतना बुद्धिमान विद्वान बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक था उनका उस जाति में पैदा हो जाना, और समाज की उनके प्रति जो धारणा है वो, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनको कुछ ऐसा करना है। तो ये हमारी जो धर्म जाति है वो भी हमारे सोचने को प्रभावित करती है। और उसके अलावा देखेंगे तो हमारा जो जेंडर होता है, जेंडर, ये लिंग, मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा, यौन की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, समायोजन वाला या सामाजिकरण वाला, सोशलाइजेशन वाला, वहां हमने ये बात की है। हाँ, आगे एक चैप्टर और आ रहा है, उस पर हम करेंगे काम। लैंगिक यानी जेंडर जस्टिस भी है उसमें, जेंडर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उस जेंडर वाले टॉपिक को करेंगे इसके बाद। लेकिन एक लिंग होता है, जो जेंडर होता है, वो भी हमारे सोचने को प्रभावित करता है। सपोज करें थर्ड जेंडर का कोई व्यक्ति हो, तो
अब वो न पढ़ता है न लिखता है, समाज की उसके बारे में नेगेटिव धारणा होती है, कभी भी वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता, कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं हो पाता। और शिक्षा का काम क्या है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में आने के बाद कुछ नया करे, और यही उसकी मानसिक क्षमता है। अब देखें, हमारा लिंग भी ये प्रभावित करता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। और एक और चीज है जिसको हम कहते हैं, यही एक महत्वपूर्ण है, हमारे जो संचार माध्यम है, ये मास कम्युनिकेशन मीडियम्स जो हैं, इसको मीडिया भी कह सकते हैं आप, मीडिया भी बड़ा प्रभावित करता है। कैसे? उदाहरण के रूप में देखें, आपने पिछले दिनों देखा, वो चाहे वो पबजी का गेम हो, चाहे ब्लू व्हेल का गेम हो, और ज्यादातर ब्लू व्हेल के गेम को लेकर के अगर बात कहें तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने उस गेम को खेलते खेलते सुसाइड कर लिया। ये क्या है? मानसिक रूप से उनको विक्षिप्त कर दिया, उसने डिस्टर्ब कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उन्होंने अपने सामान्य जीवन को जीना छोड़ दिया। और हम क्या कह रहे थे, स्वास्थ्य की परिभाषा, जिसे अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो और जिसे क्या हो, सामान्य तनावों का सामना करना आता हो, और जो लाभकारी और उपयोगी काम कर सकता हो, और जो समाज के लिए कुछ योगदान दे सकता हो, उसे हम स्वस्थ कह रहे हैं। और वो ब्लू व्हेल खेलता हुआ सुसाइड में चला गया। ये क्या हुआ? और ये जो बात हुई ना, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। एक और उदाहरण से इस बात को समझें क्या, वो ये, जैसे हम लोग सड़क चौराहे बाजार से गुजरते हैं, या टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, या जैसे इस समय आप यूट्यूब चैनल पर ये देख रहे हैं, तो इस समय आपके आगे विज्ञापन आता है। यह विज्ञापन भले 5 सेकंड का हो, लेकिन जो आपके आगे कह करके जाता है, आपके इस वीडियो के साथ जो आपका और हमारा रिदम बना हुआ था सोचने का, अचानक ब्रेक हो जाता है। किसकी वजह से? एक विज्ञापन की वजह से। और हम छोड़ करके उठ करके चले जाते हैं कहां? अपने काम पर, अपने किसी और वीडियो देखते देखते कहीं और मूव कर जाते हैं। इसका मतलब जरा सा एक 5 सेकंड के ऐड ने हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। और यही जो विज्ञापन होते हैं इसी तरह से प्रभावित करते हैं, इस तरह से विज्ञापन बनाए जाते हैं। और आपने पीछे एक सीटेट में प्रश्न आया था कि हिंसक फिल्मों को देखने के बाद बच्चे हिंसक हो रहे हैं, इसलिए उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये मुद्दा बहुत उठा था, पर हमारा यहाँ जानने का ये कंसर्न नहीं है। हम तो केवल उस तरह से जान रहे हैं क्या कि ये एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के क्या कोई कानून है, और है या नहीं है, वो क्या है, जरा उसे देख लें। तो अगली बात हो गई मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भारत में जो कानून है, और प्रमुख कानून की जब बात करेंगे तो आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। क्या? भारत में जब कानून की बात करते हैं तो एक चीज जाननी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्या? ये जो स्वास्थ्य है भारत में, इसका वर्णन है हमारे संविधान में, और ये ऐसा कहा गया कि ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य को इस पर कानून बनाना होगा। और हमारे यहाँ अनुच्छेद 47, ये आर्टिकल 47 ऐसा लिखा गया है। ये देखिए, ये दोनों ही प्रश्न हैं। अब हम उस जगह आ गए जहां प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे सीधे सीधे। ये देखिए, एक तो ये पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य किसका विषय है, उसमें तीनों बातें होंगी। उसमें फेडरल लिस्ट भी होगी, यानी संघ सूची भी होगी, और स्टेट लिस्ट भी होगी, और समवर्ती सूची भी होगी, और इनमें से कोई नहीं भी होगा। तो अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 ये कहता है, लोक स्वास्थ्य का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये देखिए, आपने पिछले दिनों एक केस सुना होगा कि बिहार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। कई स्टेट में शराब पर प्रतिबंध है, शराब बेचना, खरीदना, पीना सब अवैध है, गैर वैधानिक है, तो इलीगल है। तो ये देखें, ये लोक स्वास्थ्य किसका विषय है? लोक स्वास्थ्य का संरक्षण करना, स्वास्थ्य का संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी, ऐसा कहा गया। ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां से क्या है कि मनुष्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है, किसका? जब नशे की लत उसके अंदर आ जाती है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, ये तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो ये लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, और अनुच्छेद 47 में ये बात कही गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है
कि जब हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई तो भारत में 1987 में 1987 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया और उसका नाम था मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। और डायरेक्ट यहां से सवाल पूछा जाएगा कि ये पहला भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया? 1987 में आया। लेकिन इसे रिप्लेस कर दिया गया। और रिप्लेस कर दिया गया क्या? इसमें यह माना गया था कि ये सुसाइड जो होता है ना, आत्महत्या जो होता है, ये एक अपराध है। लेकिन जब इसमें संशोधन कर दिया गया तो इसका नाम रख दिया गया क्या? मानसिक, ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले सवाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। और ये सीधे पूछा जाएगा आपसे कि ये कब आया? तो ये 2017 में, 2017 में ये आया। तो ये 13 साल इधर और 17 साल इधर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर ये चेंज हो गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें एक तो जो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं उनको मुफ्त इलाज और उनके लिए कई तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई। उसके अलावा जो ये आत्महत्या है ना, इस आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया गया। यानी पहले उस पर धारा 309 लगती थी, उसे बाद में ये आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम पेडागोजी के स्टूडेंट हैं, मैं आपको ये बात कहता चलूंगा कि बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य हमारा टॉपिक है और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पहला अधिनियम 87 में, और ये दूसरा जो अब ये जो संशोधित हुआ ये 2017 में आया। लेकिन 2017 में इसके आने से पहले भारत सरकार में इस बात के लिए चिंता जताई गई क्या कि हमारे नागरिक, भारत के लोग, लगभग भारत के 7 से 7.5% लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, ऐसी एक रिपोर्ट आई। तो मानसिक स्वास्थ्य नीति लाई गई। इससे पहले मानसिक स्वास्थ्य नीति, मेंटल हेल्थ पॉलिसी कहते हैं इसे, मानसिक स्वास्थ्य नीति, ये कब आई? डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये अक्टूबर 2014 में आई। ये 2014 में 2014 में आई। इसी के बेस पर ये कानून में संशोधन कर दिया गया और अब हमारे लिए बच्चों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो गया। और एक बात और, ये इसके पीछे जो बेसिक कारण था, चूंकि दुनिया में भी हमें देखना पड़ेगा, जैसे दो फैक्ट और समझ लें। एक तो 17 अप्रैल 1948 को दुनिया में स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी कामों को करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन सभी देशों का वो बना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसी ने वो परिभाषा दी थी जो मैंने अभी आपसे कही। इसलिए चूंकि उसकी परिभाषा महत्वपूर्ण है तो ये हमसे पूछा जा सकता है। जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में है। लेकिन 7 अप्रैल को ये हुआ था, इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये हम जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इन दो में अंतर है और यही कंफ्यूजन के लिए हमें दिया जाएगा। दूसरा क्या कह रहा हूं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सीधे सीधे पूछा जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य दिवस ऐसा। ये प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या होता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है। ये क्यों, कब से हो रहा है? ये 1992 से हो रहा है। अब बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे जो आपको उलझा देंगे, लेकिन कुछ मूलभूत बातें जो हमें याद रखनी चाहिए फैक्चुअल फॉर्म में, कुछ इस तरह से इतने फैक्ट्स हैं इसमें और ये हमें जानने पड़ेंगे। तो भारत में प्रमुख कानून ये हैं और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या मानदंड होते हैं, एक शिक्षक की इसको लेकर के क्या भूमिका हो सकती है। और उसके अलावा भी सिलेबस में हमारे दिया गया है, उसमें दिया गया है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और फिट इंडिया मूवमेंट, इन दोनों बातों को, इन तीनों बातों को हम इसके अगले हिस्से में करेंगे। लेकिन आप लोग इसी तरह से, इसी मन से, इसी धैर्य समर्पण से बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है
और वो सिलेबस जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और जितने वीडियोस ऑलरेडी हमारे ऐप पर आ चुकी हैं वो नहीं देखी हैं, तो उनका फायदा उठाएं। और इतना विस्तृत सिलेबस है कि अपने आप से इन सबको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है, जितना सारा टॉपिक दिया गया है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, और कम से कम इस बात की तो कोई भी अपेक्षा आपकी ओर से नहीं रखी जानी चाहिए कि इसको लेकर के कोई बुक आपको मिलेगी जल्दी ही। तो बुक का मिलना नहीं, और हमारे पास बुक इकट्ठा करके पढ़ने का समय भी नहीं करना, ये भी थोड़ा कठिन है। हालांकि आप यदि अपने आप से भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे डाउनलोड करके आप उसकी हेल्प आगे बढ़ सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। और आपको यदि कोई मदद लेनी हो तो आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।